गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो पिछली क्लास थी पार्ट 4 में हमने दाबी विलयन के बारे में डिस्कस किया था। दाबी विलयन 3 प्रकार के थे, तीनों के बारे में हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया था। अब हम बात करेंगे आगे के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। पॉइंट जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस पॉइंट के बारे में कि कोशिका भित्ति की जो वल्य होती हैं, जो दीवारें होती हैं, कोशिका जो भित्ति होती है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इनडायरेक्टली रूप से हम ये कह सकते हैं कि पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, जो कि एक दीवार जैसी संरचना होती है और जो कि मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, ठीक है, समझ में आ गई ना। सेलुलोज की बनी होती है और इसी के कारण यह पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। दृढ़ता का मतलब क्या हो गई? कठोरता, ठीक है। आपने देखा होगा पौधों के जो तने होते हैं वो कठोर होते हैं। किसके कारण कठोर होते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो इससे क्या पॉइंट समझ में आया? इसको जो पॉइंट समझ में आया वो आप लिख लीजिए। इसका पॉइंट बना के, स्टार बना के लिख लीजिए कि जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इतना लिखने के बाद यह मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। ये जो भी डिस्कस कर रहे हैं हम कोशिका भित्ति के डिस्कस कर रहे हैं। आप क्वेश्चन ही बना के लिख सकते हो कि कोशिका भित्ति क्या है। कोशिका भित्ति क्या है तो आप इसका लिखोगे, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है जो कि मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है, ठीक है, हो गया। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स होता है कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली गोल आकृति की संरचना होती है। राइबोसोम्स के बारे में क्या कहा कि जो राइबोसोम्स होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और वो भी मुक्त अवस्था में, मतलब फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में पाया जाता है। और जो इसकी आकृति होती है राइबोसोम्स की, वो कैसी आकृति होती है? गोल आकृति होती है, ठीक है। यह जो कोशिका है ये द्रव में मुक्त रूप से पाई जाती है अथवा अंतःद्रव्य जालिका से जुड़ी होती है। मुक्त अवस्था में पाई जाती है लेकिन ये किसी न किसी से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? अंतःद्रव्य जालिका, द्रव्य के अंदर जो जाली होती है जिसको अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं, उससे जुड़ी हो सकती है। इसने ये नहीं कहा कि होगी, इसने कहा तो हो सकती है, कोई कंफर्म नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा? राइबोसोम्स को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अब प्रोटीन फैक्ट्री का है तो मतलब क्या काम हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रोटीन बनाता है। भाई फैक्ट्री में क्या कोई ना, जो मान लो किसी सामान की फैक्ट्री हो तो उसमें वही सामान बनेगा ना। आप प्रोटीन फैक्ट्री का नाम लिए तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें प्रोटीन बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो राइबोसोम्स है उसको कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो आप इसको लिखोगे, डायरेक्ट इसको लिखोगे। आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन इसका बना के लिखोगे आप कि कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, और आंसर आप लिखोगे राइबोसोम, ठीक है, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा? नेक्स्ट पॉइंट में आ गए लाइसोसोम्स। इससे पहले हमने राइबोसोम पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम है वो कोशिका का अपशिष्ट निपटान वाला यंत्र है। लाइसोसोम है वो एक यंत्र है, एक तंत्र है। क्या तंत्र है? वो क्या काम करता है कि जो कोशिका के अंदर जो व्यर्थ पदार्थ है, जो अपशिष्ट है, उसको निगल जाता है, खा जाता है, उसको खत्म कर देता है, ठीक है। उस अपशिष्ट को क्या कर देता है? निपटान कर देता है, नष्ट कर देता है उसको। यह झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। क्या होती है? झिल्ली से घिरी हुई संरचना, मतलब इसके चारों तरफ झिल्ली होती है और उसके अंदर ये संरचना पाई जाती है लाइसोसोम की, ठीक है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम होता है उसके अंदर एंजाइम होते हैं पाचनकारी, मतलब जो पाचन करते हैं वो एंजाइम होते हैं और इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो कार्बनिक पदार्थों को, किसी भी कार्बनिक पदार्थ को आसानी से तोड़ सकते हैं, तोड़ने में सक्षम है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप इससे भी एक पॉइंट आपको निकाल के लिखना है और वो पॉइंट क्या लिखना है कि
लाइसोसोम का क्या कार्य है? आप इसका लिखोगे क्वेश्चन, लाइसोसोम का क्या कार्य है? आप इसका आंसर लिखोगे, यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने का कार्य करता है। यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने का कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद इसी के नीचे पॉइंट आप क्या लिखोगे, लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में सक्षम है। ये क्वेश्चन बन गया है लाइसोसोम का। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बारे में पहले भी डिस्कशन हुआ था कि दोहरी झिल्ली से वाला कोशिकांग होता है, कोशिका का अंग होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका का अंग है जो कि दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है, मतलब डबल लेयर, 2 झिल्लियों से घिरा हुआ है। बाहरी जो झिल्ली है, इसके जो बाहर की तरफ जो झिल्ली है वो तो छिद्रित होती है, मतलब उसमें छिद्र होते हैं, तथा जो भीतरी जो झिल्ली होती है वो बहुत अधिक वलित होती है। वलित मतलब राउंडेड, ठीक है, सर्कल जैसी, समझ में आ गया ना, रिंग टाइप में। इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। देखो कोशिका के अंदर क्या होता है, राइबोसोम और डीएनए पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? भाई कोशिका में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम किसके में पाए जाते हैं? डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए से क्रोमोसोम प्राप्त होते हैं, गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। राइबोसोम क्या कहाँ पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है। लेकिन कोशिका के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और उस माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए और राइबोसोम का पाया जाता है। अब राइबोसोम्स का जिक्र आया है तो राइबोसोम से आप इतना याद रखिए कि राइबोसोम क्या कार्य करता है? राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया भी है वो अपना कुछ प्रोटीन खुद बना लेता है। किसके कारण? राइबोसोम के कारण। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एक अद्भुत अंगक है। ठीक है, सबसे अलग है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एक ऐसा अंग है कोशिका में जो कुछ प्रोटीन खुद बनाता है। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लास्टिड की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं। ठीक है, प्लास्टिड की जो अंदर की जो संरचना होती है, अंदर जो संरचना होती है उस संरचना में बहुत सी झिल्ली होती हैं। ठीक है, मतलब एक के ऊपर दूसरी लेयर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कपड़े को आप 3-4 बार मोड़ तोड़ के रखो और फिर आप उसको देखना, उसकी लेयर बन जाती है 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, तो वो लेयर होती है, इसी प्रकार की परतें होती हैं। और उन परतों को जो कोशिका में पाई जाती हैं, जो पादप कोशिकाओं में जो परतें पाई जाती हैं, उन परतें होती हैं वो कहाँ स्थित होती है? स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। ठीक है, प्लास्टिड की जो संरचना होती है, हम ऐसे कर सकते हैं कि प्लास्टिड की जो संरचना होती है उस प्लास्टिड में स्ट्रोमा पाया जाता है, और उस स्ट्रोमा के अंदर ये परतें पाई जाती हैं, झिल्ली वाली परतें पाई जाती हैं। ठीक है, प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। अच्छा, प्लास्टिड है वो बाहर से कैसा दिखता है? माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम होता था, उसी प्रकार प्लास्टिड में भी डीएनए और राइबोसोम होता है। इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में जो प्लास्टिड होता है वो भी कुछ प्रोटीन का निर्माण खुद कर लेता है। समझ में आ गया ना, क्योंकि राइबोसोम का कार्य यही होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। नेक्स्ट जो हमारा वो है रसधानियाँ। रसधानी में जिसमें रस पाया जाता है। ठीक है, जैसे पत्ते होते हैं, पत्तों में आपने देखा पत्ते जो गीले पत्ते होते हैं उसमें द्रव्य पाया जाता है, उसको बोलते हैं रसधानियाँ। ठीक है, जरूरी पत्ते हों, और कुछ भी हो सकती है, और भी संरचना हो सकती है जिसमें रस होता है। ये मतलब कोई बर्तन होता है, जैसे हमारा कोई बर्तन होता है। ठीक है, आपने देखा होगा चायदानी होती है। चायदानी क्या करते हैं? चाय होती है ना, चाय बनाते हैं, उसमें क्या होता है? चायदानी। इसी तरह रसदानी होती है जिसमें रस पाया जाता है। ये ठोस तथा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं। रसदानी क्या होती है? थैलियाँ होती हैं जिसमें ठोस और तरल दोनों का संग्रहण होता है, दोनों मिक्स होते हैं उसमें। ठीक है, रसदानी क्या हुई? थैलियाँ हो गई जिसमें ठोस और तरल पदार्थ होते हैं। जंतु कोशिकाओं में रसदानियाँ छोटी होती हैं।
अच्छा, इसने ये तो बता दी रसधानियाँ होती क्या है। आगे इसने ये भी बताया जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। समझ में आ गया। अगर आपसे पूछे कि रसधानियों का आकार सबसे अधिक किस में होता है, पादप कोशिकाओं में। सबसे कम किस में होता है, सबसे कम किस में होता है, जंतु कोशिकाओं में। ठीक है। कुछ पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं वो केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90 तक होता है। ठीक है, ये कोई खास पॉइंट नहीं है। इसने ये कहा कि जो कुछ पौधे जो होती हैं उनकी जो कोशिकाओं में जो रसधानी होती हैं उन रसधानियों का जो आयतन होता है वो 50% से 90% तक होता है। ठीक है, तो ये कुछ खास पॉइंट नहीं है, बस आपको तो बस इतना याद रखना है इस पॉइंट से कि जो रसधानियाँ होती हैं उसमें ठोस और तरल पदार्थों का संग्रहण होता है। ठीक है, ठोस और सरल पदार्थ दोनों होते हैं, वो एक थैली के अंदर होते हैं और उन्हीं थैलियों को रसधानियाँ कहा गया है। ठीक है, और जंतु कोशिकाओं में ये रसधानियाँ छोटी होती हैं और पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती हैं। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, लिखना कुछ भी नहीं, लिखना जो भी पॉइंट लिखना हो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बता भी देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। आज बस आपको यही पॉइंट देखने हैं। कल से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन लर्न करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लर्न करना बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि हमने पूरे चैप्टर का निचोड़ मतलब संक्षिप्त में वर्णन कर लिया है, अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से हमें भी हौसला मिलता है, हम भी बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, हमें भी बेनिफिट मिलता है। हम भी ये चाहते हैं कि आप सभी को इसका फ़ायदा मिले, आप सभी इस वीडियो को देखें, आपको कुछ समझ में आए। अगर वास्तव में अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये आपकी क्लास के लिए नहीं, हर एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब जो आगे जो स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जितना पॉसिबल हो उतना इसको शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।